मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम सर्वेक्षण C 204 के यूनिट 7 माइनर इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान काम में लिए जाते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे यदि हमें हाईवे प्रोजेक्ट्स या रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट्स के बारे में हमको जब सर्वेक्षण करते हैं हम, तो सबसे पहला जो सर्वेक्षण होता है वो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे होता है। रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के बाद फिर प्रिलिमिनरी सर्वे होती है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान हम इन माइनर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज में लेते हैं, जिनके द्वारा मोटे तौर पर हमको कुछ जानकारियां जो आवश्यक होती है वह जानकारियां हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यह बहुत ही रफ सर्वेक्षण के दौरान ही इन इंस्ट्रूमेंट्स का काम उपयोग किया जाता है और इनसे बहुत ही एक रफ आइडिया हमको उसमें प्राप्त होता है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है हैंड लेवल। A hand level is a simple compact instrument used for reconnaissance and preliminary survey, for locating contours on the ground and for taking short cross section. ये जो हैंड लेवल होता है, जैसा नाम से ही है कि ये एक तरह से यह हाथ में रखा जाने वाला लेवल है और जिसके द्वारा हम कंटूर से यदि मान लो जैसे जिस एरिया में हम घूम रहे हैं, जिस एरिया का हमको सर्वेक्षण कर रहे हैं हम प्रिलिमिनरी सर्वे, वहां पर हम इसको हाथ में लेकर हम उसमें ग्राउंड के कंटूर्स के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्रॉस सेक्शंस हम ले सकते हैं, छोटे क्रॉस सेक्शंस। अब इसकी बनावट किस प्रकार से होती है? इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ट्यूब 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल बबल tube at the top. A small opening immediately below the bubble is provided in the tube. The bubble is reflected through this opening onto a mirror which is inside the tube inclined at 45 degree. अब इसको मैं जरा सा चित्र बताकर आपको मैं उसको और समझाना चाहूंगा कि यह किस प्रकार से होता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जो 10 to 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग ट्यूब होती है, या स्क्वायर हो सकती है या राउंड हो सकती है। इसमें ये यहाँ पर ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के ऊपर ये बबल ट्यूब होती है। बबल ट्यूब ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें ऊपर की नीचे भी उसकी इमेज को देखा जा सकता है। ये 45 डिग्री के ऊपर एक मिरर लगा होता है, यहाँ पर एक ये स्लिट होता है जिसमें ये क्रॉस हेयर लगा रहता है और इधर से ये आई वेन होता है। यह एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसमें इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेकर हम इस बबल ट्यूब को हाथ को इस तरीके से रखते हैं कि बबल ट्यूब सेंटर में आ जाए। बबल ट्यूब सेंटर में आ जाए तो इसकी इमेज यहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, जहां पर भी हमको ऑब्जर्वेशंस लेना होता है, जो स्टाफ रीडिंग लेनी होती है, स्टाफ रीडिंग हम जहां स्टाफ रखते हैं वहां पर ये क्रॉस हेयर का आधे में ये बबल नजर आता है और आधे में वो स्टाफ रीडिंग का क्रॉस हेयर नजर आता है। इसका क्रॉस हेयर नजर आता है जो स्टाफ रीडिंग लेनी होती है। तो जिस समय हमको ये आधा बबल नजर आ जाए सेंटर में, तो उस समय हम जो इस क्रॉस हेयर पे ये नंबर 4 पे जो बताया हुआ है यह क्रॉस वायर, इस क्रॉस वायर के ऊपर हम जो रीडिंग होती है स्टाफ रीडिंग, वो स्टाफ रीडिंग ले लेते हैं। तो वहां का हमारा ये लेवल ज्ञात हो जाता है। तो इसके यूज ऐसे करते हैं हम। इसका एक बार पुनः इसको भी देख लेते हैं। होल्ड द इंस्ट्रूमेंट इन हैंड एट द आई लेवल एंड साइड द स्टाफ केप्ट एट द पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड। हाथ में इसको इंस्ट्रूमेंट को लेकर हमारे आई लेवल के ऊपर हम रखते हैं और स्टाफ को हम देखते हैं, साइड करते हैं स्टाफ को जहां पर हम जिस पॉइंट का हमको ऑब्जर्वेशन लेना होता है। रेज और lower the object end, raise or lower the object end of the tube till the image of the bubble seen in the reflector. कि जो बबल की इमेज है वो हम इस तरीके से उसको ऊपर और नीचे करते हैं ऑब्जेक्ट को कि जिससे हमको एंड ट्यूब की जो इमेज है वो हमको बबल की इमेज हमको उसमें मिरर पे रिफ्लेक्टर पे नजर आ जाए। और टेक द स्टाफ रीडिंग अगेंस्ट द क्रॉस वायर। और जिस समय मैंने जैसे बताया कि उस समय जब आधे पे आपको बबल नजर आएगा और आधे में वो क्रॉस हेयर पे आपका स्टाफ नजर आएगा, तो वो स्टाफ की जो रीडिंग है वो रीडिंग पढ़ ली जाती है। तो इस तरीके से रफली हम और उसमें स्टाफ रीडिंग के हिसाब से हम हमारी जो आई लेवल है, आई हमारा जो हाइट है हमारे आई का, वो हमारा उसमें से निकाल के हम उसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं उस पॉइंट से जहां पर स्टाफ की रीडिंग ली है उसका लेवल डिफरेंस क्या है।
तो इस तरीके से एक रफ हम एलिवेशन हम 2 पॉइंट्स के बीच का निकाल सकते हैं। अब सेकंड होता है एबनी लेवल। एबनी लेवल इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्लोप्स, वर्टिकल एंगल्स, taking cross section, tracing contours, setting grades and rough leveling। ये भी थोड़ा सा इस हैंड लेवल का सुधरा हुआ रूप होता है एबनी लेवल। और एबनी लेवल के द्वारा भी हम स्लोप्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स ले सकते हैं, टेकिंग क्रॉस सेक्शन, ट्रेसिंग कंटूर्स, हम कंटूर्स ट्रेस कर सकते हैं, ग्रेड सेट कर सकते हैं और रफ लेवलिंग कर सकते हैं। इसकी बनावट जो होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर sighting tube having eyepiece at one end and a cross wire at the other end. A mirror is placed at an angle of 45 degree inside the tube। जिस प्रकार से हमारा हैंड लेवल में जो मिरर था 45 डिग्री के ऊपर झुका हुआ। An opening is provided to receive rays from bubble tube। A small bubble tube is placed above the opening। A semicircular graduated arc is fixed in position। The reading increases from 0 to 60 degree और 90 degree in both the directions। कि इसमें भी यह इसी प्रकार से ही चित्र के अनुसार मैं जरा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह इस प्रकार से यह एक एबनी लेवल होता है। एबनी लेवल में यह एक ये ट्यूब है और इस ट्यूब में ये जो दिख रहा है 2 नंबर ये आईपीस होता है और 3 नंबर जो होता है ग्रेजुएटेड आर्क है। ये यहाँ पर इसमें मार्किंग होती है और 4 नंबर जो बताया हुआ है मैग्नीफायर से हम जो रीडिंग हम पढ़ते हैं वो रीडिंग आसानी से हम पढ़ सके इसके लिए ये इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया हुआ होता है। और 5 नंबर होता है ये वर्नियर। यहाँ पर ये इसमें ये वर्नियर होता है छोटा से जो इसके पीछे दिख रहा है। और वर्नियर के साथ इसमें छठा होता है ये स्क्रू कि जिस स्क्रू की सहायता से हम इसको थोड़ा सा इसमें ये बबल को लेवल करते हैं। तो इसको भी हम हाथ में और इस आई वैन से हम इसमें से देखते हैं और इस तरफ जो एंड में जो क्रॉस हेयर होता है और जो स्टाफ हमने जहां पर रखा है उस स्टाफ को हम उसमें सेट करते हैं। इसके द्वारा बबल को सेंटर में लाते हैं। बबल के सेंटर में लाने पर यह इसमें से यह हमारा मूव करता है। यदि वो आगे वाला जो पॉइंट है जहां पर हमने स्टाफ रखा हुआ है वो नीचे की तरफ है तो हम यहाँ पर जो मूव करेंगे तो यह जो सर्किल थोड़ा सा इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो रीडिंग इसमें आएगी वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इसमें नोट कर लेंगे। और हमारा जो आई लेवल का आई हाइट है, आंख की जो हाइट है उस बिंदु से हम उसका वो हाइट हम ज्ञात कर लेंगे हमारे। और उसके पश्चात वहां का जो स्टाफ रीडिंग का जो है उस दोनों का लेवल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम ये एबनी लेवल की सहायता से भी हम एक एलिवेशन डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। हम इसमें जैसे जैसे मैंने बताया कि आप इसमें कंटूर भी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंटूर ट्रेस करने का मतलब यही है कि विभिन्न पॉइंटों का बीच का एलिवेशन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। हम ग्रेड सेट कर सकते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं मीन्स 2 बिंदु, यदि मान लो हमको 2 बिंदुओं के बीच का हमको स्लोप निकालना है तो एक बिंदु पे हम खड़े रहेंगे, दूसरे बिंदु पर स्टाफ रखा जाएगा। और इस तरीके से इस एबनी लेवल की सहायता से हम ग्रेड भी हम सेट कर सकते हैं या स्लोप भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा होता है इसमें क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर 3 प्रकार के होते हैं, इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर, डी स्लैश क्लिनोमीटर और फुट रूल क्लिनोमीटर। इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड इज स्पेशली यूज्ड फॉर प्लेन टेबलिंग। यह भी क्लिनोमीटर भी हमको 2 बिंदुओं के बीच का एलिवेशन का डिफरेंस हमको ज्ञात करने के लिए उसी में काम में आता है। अब इसकी बनावट किस प्रकार से होती है? It consists of base plate carrying a small bubble tube and a leveling screw. The eye when carrying a hole, this is hinged at its lower end to the base plate. The object when having graduations in degrees on one side and tangents of the angles to the other side of the central opening. A slide provided with a small window and a horizontal wire in its middle can be moved up and down। तो इसका भी मैं चित्र के अनुसार थोड़ा सा और समझाता हूं चित्र की सहायता से। यह इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर दर्शाया हुआ है। इसमें इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर में यह बेस प्लेट है
ये जो आपको 1 नंबर दिख रहा है बेस प्लेट है, लेवलिंग स्क्रू है ये 2 नंबर, 3 नंबर है ये बबल ट्यूब, यहाँ पर आपको ये दिख रही है बबल ट्यूब, और आई वेन है इस तरफ हमारा, ये जो 4 नंबर है ये आई वेन है। आई वेन के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट वेन है 5 नंबर, ये ऑब्जेक्ट वेन है। मिल्ड हेड है यहाँ पर ये 6 नंबर, रैक है जिसके ऊपर ये मिल्ड हेड मूव करता है, और 8 नंबर ये स्लाइड है जो यहाँ पर इस पे मूव करती है, इस पे रैक के ऊपर। तो इसमें भी यह सिंपल सा है कि हम इसको प्लेन टेबल के ऊपर रखकर हमको यदि याद करना हो प्लेन टेबल के स्टेशन से कौन सा पॉइंट कितना एलिवेशन पे है या कितना नीचे है कितना ऊपर है, तो हम इसको रख के यहाँ से हम आई वेन से हम इसमें से देखते हैं ऑब्जेक्ट को। और इसमें ये जो दे रखा है आपको स्लाइड, इस स्लाइड की सहायता से हम इसमें ऊपर नीचे करके उसको स्टाफ की रीडिंग को नोट करके हम उसमें से लेवल डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेवल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि द डिफरेंस इन एलिवेशन between the eye and the objects is equal to distance into tangent of vertical angle, that is d tan alpha. D can be found from the plan or measurement taken by tape. कि d जो डिस्टेंस है वो हम मेजरमेंट से प्राप्त कर लेते हैं, और टेंजेंट ऑफ द वर्टिकल एंगल कितना हमारा, जो कि इस पे जो 7 नंबर जो था हमारा रैक, उस रैक के ऊपर ये मार्किंग होती है, उस मार्किंग के हिसाब से हम उसमें उसका एंगल नोट कर लेते हैं, और एंगल नोट करने के बाद डी टेन अल्फा से हम उसका डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट होता है सिलोन गैट ट्रेसर। सिलोन गैट ट्रेसर इट इज वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट ग्रेडियंट्स। यह इंस्ट्रूमेंट प्रिलिमिनरी सर्वे के जब हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं या रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्रिलिमिनरी सर्वे में ग्रेडियंट को सेट करने के लिए यह सिलोन गैट ट्रेसर बहुत ही उपयुक्त माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब हैविंग ए होल एट वन एंड and cross wire at the other end. The tube is supported by a frame having a hole at its top to fix the instrument to a straight rod or stand. A heavy weight slides up along the tube when the edge of the weight is against the zero reading. The line of sight is horizontal for the elevated gradients. The weight is slided towards the observer. For falling gradient, the weight is slided away from the observer. इसको भी पुनः मैं आपको इसके चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। यह एक ए फ्रेम होती है, इस ए फ्रेम के नीचे ये ट्यूब होती है और उस ट्यूब के नीचे ये वेट होता है, जिसमें दे रखा नंबर 1 नंबर दे रखा है हमारा ये ट्यूब दे रखी है, 2 नंबर इसमें यहाँ ग्रेजुएशन है, 3रा नंबर ये स्लाइडिंग वेट है, ये हैवी वेट होता है, 4 नंबर ये रैक होती है जिस पर ये स्लाइडिंग वेट मूव करता है, ये दिस इज 5 नंबर ए फ्रेम होती है, इसमें ये 6 होल होता है, इसमें ये स्टैंड होता है, इस होल के अंदर इस सिलोन गैट ट्रेसर को इस होल की सहायता से इसको जो फ्लाई नट होता है इसके सहायता से इसको कस दिया जाता है, और ये इसका स्टैंड होता है 7 नंबर, और ये टारगेट होता है। तो अब इसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस सिलोन गैट ट्रेसर को इस स्टैंड पर इसमें इसको इस होल की सहायता से इसको फिक्स कर दिया जाता है इसमें, और अब इस हम यहां से इसमें से जो ये एक तरफ आपके आई वेन होती है, दूसरी तरफ आपके क्रॉस हेयर होते हैं, तो इधर से आप आई वेन में से जब आप देखते हैं तो ये टारगेट आपको दिखना चाहिए, टारगेट का ये क्रॉस हेयर दिखना चाहिए। तो क्रॉस हेयर नहीं दिखता है तो आप इसको इस वेट को मूव करके इसका ये पार्ट जो है ऑब्जेक्ट वेन की तरफ का जो पार्ट है इसको आप नीचे और ऊपर कर सकते हैं। यदि आपका टारगेट नीचे है तो निश्चित तौर पर यह ट्यूब नीचे की तरफ जाएगी, तो नीचे की तरफ जाने के लिए आपको वेट को आगे सरकाना पड़ेगा, और यदि एलिवेशन में है पॉइंट और यह जो टारगेट है वो टारगेट ऊपर दिख रहा है तो उस केस में स्लाइडिंग वेट को आपको नीचे की तरफ खिसकाना पड़ेगा, और इस तरीके से हम उसमें यहाँ पर जो भी फिर यहाँ पर जो ये रीडिंग्स आती है उस
रेफरेंस रीडिंग पर हम उसका निकाल लेते हैं कि जहां पर हमने ये इंस्ट्रूमेंट रखा है, सिलोन गार्ड ट्रेसर रखा है, और दूसरी जगह पर जहां पर हमने ये वैन रखी है, वैन और टारगेट रखा है, इन दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस कितना है। तो लेवल डिफरेंस के अनुसार हम वो ग्रेडियंट प्राप्त कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना ग्रेडियंट है। तो इस तरीके से सिलोन गार्ड ट्रेसर से भी रफ ग्रेडियंट का हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट होता है पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ is an instrument used for reproducing, enlarging or reducing the maps. It is based on the principle of similar triangle. It consists of two long bars AB and AD hinged at A and supported on rollers at B and D. Two short arms EF and GF are hinged together at F and are connected to AD and AB at G and E respectively. Thus, AGEFE is a parallelogram. The long bar AD carries a movable tubular frame which can be slided along it. The sliding frame carries an index and also a heavy weight Q, and the whole instrument moves about the point Q. The bar EF carries a pencil point P. If it is desired to enlarge the map, the pencil point is kept at B and the tracing point at P and the map under the point P. अब ये पेंटाग्राफ का ये स्केच दिया हुआ है। इसमें ये AB और AD ये दो लॉन्ग आर्म है। यहां पर जो लिखा हुआ है कि लॉन्ग आर्म AB बार्स AB एंड AD, और ये यहां पर हिंज्ड है A पर। और इसी तरीके से दो शॉर्ट आर्म है GF एंड EF, और GF और EF में G और E पर ये हिंज्ड है इस आर्म AB पर और AD पर। और यहां पर ये इस जगह पर जो आपकी आर्म एडी है, इस पर एक ये वेट लगा हुआ होता है, हैवी वेट होता है, जिसके कारण से यह मूव नहीं करती है, ये आर्म मूव नहीं करती है। और ये एक तरह यहां पर ये जो बी पॉइंट है ये आपका पॉइंटर पॉइंट होता है, और यहां पर पेंसिल लगाई जाती है EF आर्म के ऊपर। अब मान लो सपोज हमारा एक बी पॉइंट है, और बी पॉइंट से हमने यहां से इसका बीबी डैश को हमको इसका रिड्यूस करना है, इसका स्केल। तो बीबी डैश पर हम इस पॉइंटर को रखकर बी से बी डैश की तरफ हम मूव करेंगे। तो बी से बी डैश की तरफ मूव करेंगे तो ये पेंसिल जो है यहां पर ये पी से पी डैश तक मूव करेगी। तो इट मीन्स कि ये जो बीबी डैश का जो हमने रिड्यूस किया जिस स्केल पर, जिस रेशियो में, उस रेशियो में हमको पीपी डैश मिल जाएगी। इसमें खास तौर पर बात ये होती है कि जिसमें यहां पर ये बिंदु Q, P और B ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो यहां पर भी ये Q, P डैश और B डैश भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। तो हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल का जो रूल लगता है, वो सिमिलर ट्रायंगल के रूल के अनुसार हम PP डैश हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि मान लो कोई भी मैप दिया हुआ हो, तो उस मैप के हम एक सिरे पर हम ये बी पॉइंट रखकर हम उसमें स्केल फिट कर सेट कर लेते हैं कि मैप को कितना रिड्यूस करना है, और अगर एनलार्ज करना हो तो यहां पर हम पॉइंटर पी ले लेते हैं और पेंसिल हम बी पर लगा देते हैं। तो मान लो सपोज हमको सबसे पहले एग्जांपल देता हूं मैं कि इसको हमको मैप को रिड्यूस करना है, तो हम यहां पर जो ओरिजिनल मैप है उस ओरिजिनल मैप के ऊपर बी को हम मूव करेंगे उस मैप के ऊपर, और मैप किसी भी तरह का हो, किसी भी शेप का हो, उस पे इस पॉइंटर बी को मूव करेंगे और उसके साथ ये जो पेंसिल लगी हुई है, यह पेंसिल से हमारे को उस मैप का छोटा रूप हमको मिल जाएगा। तो उस तरीके से हमने रिड्यूस कर दिया। और अगर एनलार्ज करना हो तो हम यहां पर इस पॉइंटर रख के, इसको यहां पर पेंसिल रख के हम इस पॉइंटर को मूव करेंगे, तो उससे हमको ये बड़ा रूप मिल जाएगा। जैसे ये पीपी डैश पर मूव करेंगे तो हमको बीबी डैश मिलेगा। तो इस तरीके से रिड्यूस और एनलार्ज दोनों हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटाग्राफ। और यह पेंटाग्राफ हमारे लिए सबसे यूजफुल होता है कि जब भी यदि हमको किसी मैप को हमको रिड्यूस करना हो तो या एनलार्ज करना हो तो इस काम में इसको लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट माइनर इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू।